हाय नमस्ते दोस्तों। तो मैं आ गया हूँ, आपके साथ में जुड़ गया हूँ और आप जो मेरे चैनल पे आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, बैंक पीओ, सभी के लिए मैं लूसेंट पर आधारित ये पूरी संपूर्ण बुक आपको एक एक चैप्टर में, अध्याय में आपको सामने पेश करूँगा। आप कहीं भी नहीं जाएं, इस चैनल को छोड़ के कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप यहीं आएँ, हम रोज़ आपके लिए अपडेट देंगे। बस आप छोटा सा काम करना है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आपकी सफलता की कामना करता हूँ कि आप भविष्य में सफल हों और हर कंपटीशन में आप फाइट करें। थैंक यू। 21 दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। 1 पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु 575 से 600 ईस्वी पर था। इसकी राजधानी कांची तमिलनाडु में कांचीपुरम थी। वो वैष्णव धर्म का अनुयायी था। किराता अर्जुनियम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए क्रमशः महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी, नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी, महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670, परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 680 ईस्वी, नरसिंह वर्मन द्वितीय 704 से 728, नंदी वर्मन द्वितीय 731 से 795। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित 879 से 897 ईस्वी हुआ। मतविलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। महाबलीपुरम के एकाश्रम मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। वातपी कोंड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। उसने राजसिंह राजाओं में सिंह, आगम प्रिय शासकों का प्रेमी और शंकर भक्त शिव का उपासक की उपाधियां धारण की। उसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में शोर मंदिर। दशकुमार चरित के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई अलवार नंदीवर्मन द्वितीय के समकालीन थे। राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंतीदुर्ग 752 ईस्वी था। इसकी राजधानी मणिकर या मान्यखेत, वर्तमान मालखेड़, शोलापुर के निकट थी। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय एवं कृष्ण तृतीय। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। पृष्ठ 26। पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने स्पष्ट नष्ट किया। अमोघवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की। आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सक्तायना अमोघवर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघवर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन्न रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र गुहा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय ही हुआ। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इसमें 1 से 12 तक बौद्धों, 13 से 29 तक हिंदुओं एवं 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी।
चालुक्य वंश कल्याणी। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। राजधानी मान्यखेट। चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक हुए तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमाद्वितीय, जयसिंह, सोमेश्वर, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमाद्वितीय 6, सोमेश्वर तृतीय एवं तैलप तृतीय। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेट से राजधानी हटाकर कल्याणी कर्नाटक को बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य षष्ठ था। विल्हड़ एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में ही रहते थे। मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति पर व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना महाविधिवेत्ता विज्ञानेश्वर ने की थी। विक्रमांक देव चरित की रचना विल्हड़ ने की थी। इसमें विक्रमादित्य षष्ठ के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। चालुक्य वंश वातापी। जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी वातापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य एवं विजयादित्य। इनमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशन द्वितीय था। महाकुंड स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशन द्वितीय बहु सवर्ण एवं अग्निष्ठोम यज्ञ संपन्न करवाया था। जिनेन्द्र का मेघुती मंदिर पुलकेशन द्वितीय ने बनवाया था। पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। पल्लववंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशन द्वितीय मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोड की उपाधि धारण की। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशन द्वितीय से है। लेखक रवि कीर्ति। अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशन द्वितीय को दिखाया गया है। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना गया है। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की। पृष्ठ 27। विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में ही दक्कन के अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशी ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने इसे अवनी जनाश्रय की उपाधि प्रदान की। विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पदट काल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसे इसके सामंत दंतिदुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। चालुक्य वंश वातापी। जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी वातापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य एवं विजयादित्य। इनमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशन द्वितीय था। महाकुंड स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशन द्वितीय बहु सवर्ण एवं अग्निष्ठोम यज्ञ संपन्न करवाया था। जिनेन्द्र का मेघुती मंदिर पुलकेशन द्वितीय ने बनवाया था। पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। पल्लववंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशन द्वितीय मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोड की उपाधि धारण की। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशन द्वितीय से है। लेखक रवि कीर्ति। अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशन द्वितीय को दिखाया गया है। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना गया है। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की। पृष्ठ 27। विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में ही दक्कन के अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशी ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने इसे अवनी जनाश्रय की उपाधि प्रदान की। विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पदट काल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसे इसके सामंत दंतिदुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की।
चालुक्य वंश वेंगी। बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इनकी राजधानी बेंगी आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय एवं विष्णुवर्धन तृतीय। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पडुरंग था। चोल। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक विजयालय 850 से 87 ईस्वी थे, जिसकी राजधानी तांजाय, तंजौर या तंजावुर था। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर बनवाया। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की। चोल वंश के प्रमुख राजा थे परांतक एक, राजराज एक, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय एवं कुलोतुंग। तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम को पराजित किया। इस युद्ध में परांतक प्रथम का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महीम पांच को भगाकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहण में शरण लेनी पड़ी। राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडी चोल मंडलम बनाया और पोलन्नरुवा को उसकी राजधानी बनाया। राजराज एक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनाया। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ है। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगे चोड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगेकोड चोलपुरम के निकट चोलंगगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। नोट: गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। चोल काल में भूमि के प्रकार: वेलन वगाई, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ब्रह्माद्य, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। शाला भोग, किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि। देवदान या तिरुनमडदुक्कनी, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। पली चंद्रम, जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम्ब शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। कुलोतुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को शेरुंदरम कहा जाता था। पृष्ठ 28। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। मंडलम कोट्टम में, कोट्टम नाडु में एवं नाडु कई कुर्रमों में विभक्त था। नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। और सर्वसाधारण लोगों की समिति थी, जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। सभा या महासभा, ये मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, जिसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। ये सभा वरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। चोल काल में भूमिकर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतन भोगी कर्मचारी रखे जाते थे, उन्हें मध्यस्थ कहते थे। ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि ब्रह्मदेय कहलाती थी। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाती सेना। चोल काल में काशू सोने के सिक्के थे। तमिल कवियों में जयन गोंदर प्रसिद्ध कवि था, जो कुलोतुंग प्रथम का राजकवि था। उसकी रचना है कलिंगतु पर्णी, कंबन, ओट कुट्टन और पुंगलेंदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। पंप, पोन एवं रन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है।
चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। शैव संत ईसाना शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। चोलकाल 10वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था तनियर कहलाता था। उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संख्या का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है परांतक प्रथम शासनकाल से संबंधित है। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी उर्रयूर, तंजौर, गंगकौड़, चोलपुरम एवं कांची। चोलकाल में सड़कों की देखभाल बागान समिति करती थी। चोलकाल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। चोलकाल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे: वलंजियार, नानादौसी एवं मणिग्रामम। विष्णु के उपासक अलवार एवं शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता: 1. सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भूराजस्व वसूला जाता है। 2. उनके पास अपना घर होना चाहिए। 3. उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। 4. उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। 5. उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। 6. यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वो किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। 7. जिसने अपने आप या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकता।